हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया को अप्रैल, जी हाँ, अप्रैल 2026 तक अपना बोरिया बिस्तर बांध के चाबार पोर्ट से चला जाना चाहिए। अब चाबार पोर्ट ईरान का है, डील इंडिया और ईरान के बीच में है। वहीं दूर बैठा अमेरिका क्यों बोल रहा है कि ईरान से आप चले जाओ? जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तो आपको पता होगा ईरान के अंदर अभी कंटिन्यूस क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है ना। प्रोटेस्ट किस रिगार्डिंग चल रहा है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए। ईरान के अंदर अभी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन भी नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है वहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, महंगाई चल रही है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की बात आ रही है और कंटिन्यूस यूएसए जो है वो ईरान पे प्रेशर बना रहा है और यूएसए चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, ठीक है। यूएसए बहुत दूर बैठा है, ईरान कहीं और बैठा है, और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है। और सिर्फ ईरान में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हमने बांग्लादेश में भी देखा था, म्यांमार में भी देखा है, रिसेंट उदाहरण में वेनेजुला में देखा है, ग्रीनलैंड में देखा है, क्यूबा में देखा है। और ग्रीनलैंड, क्यूबा, वेनेजुला तो इसके आसपास ही कंट्री है। अब ये एशियन कंट्री में आ रहा है, ऐसा नहीं अभी आ रहा है, ये पुरानी आदत है यूएसए की इन्वॉल्व होने के लिए। और आपको पता होगा काटसा तहत के अंदर, काटसा एक्ट के अंदर यूएसए कंटिन्यू ईरान पे क्या लगाता है, सैंक्शन लगाता है। देखेंगे काटसा एक्ट क्या होता है, सैंक्शंस क्या होते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि जो एग्जिट है वो कोई ऑप्शन नहीं है। हम अभी कंटिन्यूसली अमेरिका के साथ और ईरान के साथ क्या है, टॉक्स में बात कर रहे हैं और हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सबसे पहली बात, ये चाबार पोर्ट है कहाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ईरान के साउथर्न साइड पे पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड चाबार पोर्ट। ये पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, ये पोर्ट है चाइना का ग्वादर पोर्ट, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान का पोर्ट है, डेवलप चाइना कर रहा है। इससे 72 किलोमीटर अगर मैं वेस्ट जाता हूँ तो चाबार पोर्ट आता है। एक्सक्यूज मी, इससे अगर मैं 72 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो मेरा क्या आता है, चाबार पोर्ट आता है। अब चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है तो मुझे चाबार पोर्ट की जरूरत है। और दूसरी बात, ये चाबार पोर्ट के थ्रू होते हुए मैं अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इवन रशिया के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो मेरी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चाबार पोर्ट है, ये मेरी ट्रेड के लिए और मेरी डिफेंस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी पोर्ट के थ्रू हमने अफगानिस्तान में क्या भेजे थे, गेहूं भेजे थे, वीट भेजा था, ठीक है। इसी पोर्ट्स के थ्रू हमने क्या भेजा था, गेहूं भेजा था, वीट भेजा था। इवन सेंट्रल एशियन कनेक्ट एशियन रीजन के लिए ये गेट का काम करता है। इसके थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, इनसे क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आपको जाने देगा नहीं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। पाकिस्तान हमको कभी अलाउ नहीं करेगा कि हम वहाँ से ट्रेड करें, और ना हमको चाहिए वहाँ पे पाकिस्तान की कोई हेल्प, ठीक है। पाकिस्तान आपको अलाउ नहीं करेगा तो आप क्या, रास्ता क्या बचता है, ये वाला। एक्सक्यूज मी। तो इस चाबार पोर्ट की हेल्प से हमने एक कॉरिडोर बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नॉर्थ में क्या है, रशिया है, साउथ में क्या है, इंडिया है, ठीक है। अभी मेरे को रशिया से अगर मेरे को ऑयल परचेस करना पड़ता है तो कैसे परचेस होता है, यहाँ से शिप चलता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, फिर मेडिटेरियन सी जाता है, मतलब रशिया से होते हुए, यूरोप से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए, यमन, सऊदी से होते हुए इंडिया आता है। बट हमने क्या सोचा है, एक छोटा रास्ता निकाला जाए। ये अभी रास्ता जो यूज़ होता है वो कुछ इस तरीके का है, एक सेकेंड, जो अभी रास्ता यूज़ हो रहा है वो इस तरीके का। हम उसके लिए छोटा रास्ता लेके गए, इंडिया से चाबार पोर्ट, चाबार से मतलब पोर्ट से कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से सीधा रसिया। इससे हमारा क्या होगा, फ्यूल कॉस्ट कम लगेगा, तो हमको और सस्ते मात्रा में क्या मिल पाएगा, क्रूड ऑयल मिल पाएगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल पाएंगे। हम इजीली अपना ट्रेड कर सकते हैं यूरोप के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। दोस्तों, चाबार पोर्ट की शुरुआत हुई थी सन 2016 में, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोहानी ने क्या किया था, एक पैक्ट साइन किया था रिगार्डिंग चाबार पोर्ट। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2016 में, याद रखना। ये अभी कोई लेट प्रेजेंट की चीज़ नहीं है। फिर 2018 में यही ट्रम्प साहब
जब जब ट्रम्प आया है तब तक जियो पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, भूचाल आया है। 2018 में ये ट्रम्प साहब ने क्या बोला, एक्सक्यूज मी, कि हम ईरान पे क्या लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं कि जो कोई ईरान के साथ क्या करेगा, ट्रेड करेगा, उसको फिर यूएसए के साथ क्या करना पड़ेगा, सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। एक सेकेंड, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो अगर कोई ईरान के साथ क्या करेगा, ट्रेड करेगा, उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करेगा, तो फिर अमेरिका उस पर क्या लगेगा, सैंक्शंस। मतलब क्या कि अमेरिका उसके साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा, और अमेरिका के जितने भी अलायंस है, अमेरिका के जितने भी साथी कंट्रीज हैं, वो भी उन्हीं के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगी, किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो इंडिया एक क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, विकसित देश है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे उस पर सैंक्शंस लगे, क्योंकि सैंक्शन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ता है, जिससे देश की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इंडिया को वेवर मिला, वेवर मतलब कुछ टाइम की मोहलत मिली, और बोला कि अप्रैल 2026 तक, क्या बोला, अप्रैल 2026 तक आप चाबार पोर्ट को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप चाबार पोर्ट को यूज़ नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पार्ट हो गया भाई। ईरान वाला का जो चाबार पोर्ट है, ये हमारे डिफेंस के लिए और हमारी एनर्जी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे नेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम यूरोप और रशिया से क्या कर सकते हैं, कनेक्टिंग कर सकते हैं। चाइना को हम वो कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, पाकिस्तान को कर सकते हैं। आपको पता है 2018 में जैसे ही हमने ईरान से तेल खरीदना बंद करा, ऑयल खरीदना बंद करा, तो एक कंपनी है हमारे देश की, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक कौन सी कंपनी है, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक पीएसयू है, जिसका काम ही क्या होता है, तेल निकालना। इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ईरान के अंदर, सारे प्रोजेक्ट्स डिलेड हो गए। हमारा सारा इन्वेस्टमेंट था ईरान के अंदर, वो सारा डिलेड हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस के सैंक्शंस। क्योंकि हमने ईरान से तेल खरीद बंद, यूएस के डर से हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि बाकी सारे देश सैंक्शंस लगा देते। उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि ईरान ने है ना हमारे ओएनजीसी के प्रोजेक्ट डिले कर दिए। और ईरान, इस सब का फायदा कौन उठाया, दूर बैठा चाइना। चाइना ने बोला अरे मैं यूएसए के सैंक्शन वैंक्शन से नहीं डलता, आप आओ ईरान, मैं आपसे तेल खरीदता हूँ सस्ता। ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ टाइम से इंडिया जो है वो म्यूट हो गया है। म्यूट ना बोल के बोलेंगे उसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस, चुप्पी जान इंसान ली है। चाहे वो वेनेजुला का मामला हो, जब अमेरिका वहाँ पे उतर के वहाँ के प्रेसिडेंट को लेके आ जाता है, चाहे वो ग्रीनलैंड वाला मामला हो कि जब बोलते हैं कि 51वां राज्य बनाएंगे ग्रीनलैंड को अमेरिका का, चाहे वो क्यूबा का मामला हो, इन सारी कंडीशंस के अंदर अमेरिका और इंडिया ने कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लिया है। इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, म्यूट ना बोल के इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म में बोलेंगे स्ट्रेटेजिक साइलेंस। तो इंडिया ने चुप्पी साधी है। इवन आपको पता होगा ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके बाद अभी स्टार्टिंग में से 4 कंट्रीज थी, फिर 5 हुई, अभी टोटल 11 कंट्रीज है इसमें। ठीक है, इंक्लूडिंग लेटेस्ट कंट्री इंडोनेशिया। तो इनकी एक डिफेंस एक्सरसाइज थी, नवल एक्सरसाइज थी इनकी, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। हमारे लिए वेस्ट, वेस्ट मतलब यूएसए, यूरोप इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए रशिया और चाइना है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हम, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक की तरफ टिल्ट हो जाए, दोनों हमारी ज़रूरतें हैं। ठीक है, यूरोप में हमारा बहुत व्यापार होता है, अमेरिका के अंदर हमारा बहुत व्यापार होता है। ठीक है, रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों को हमको साथ लेके चलना है। तो इंडिया ने ब्रिक्स में भी क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। ब्रिक्स की नवल एक्सरसाइज में, ब्रिक्स में तो पार्टिसिपेट किया है, ब्रिक्स की तो अध्यक्षता ही भारत के पास है, पर ब्रिक्स की जो नवल एक्सरसाइज थी वह इंडिया ने क्या करा, पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब यूएसए बार बार बोलता है, यूएसए बार बार क्या बोलता है
कि आप रशिया से ऑयल मत लो, आप रशिया के डिफेंस के प्रोडक्ट्स मत लो, ठीक है ना, क्योंकि यूएसए ने 3 कंट्रीज, कौन कौन सी, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ये जो तीनों कंट्रीज हैं इन पे सैंक्शंस लगा रखे, प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इंडिया रशिया के साथ कंटिन्यूस ट्रेड करता है, चाहे वो ऑयल का मामला हो, चाहे डिफेंस का मामला हो। इवन रशिया और इंडिया ने तो 2030 तक के लिए ट्रेड डील भी साइन कर रखी है। तो इंडिया रशिया यूएस के सामने झुक नहीं रहा था, तो यूएस ने अभी हाल ही फिलहाल हम पे कितना लगा रखा है, 50% टैरिफ लगा रखा है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स को महंगा कर रखा है अमेरिका के अंदर, ठीक है। और अब बोलता है एक्सक्यूज मी, अब वो बोलता है कि इस 50% टैरिफ को मैं इंक्रीज करके 500% क्या कर दूंगा, टैरिफ कर दूंगा, ठीक है। इतना ज़्यादा ये धमकी दे रहा है, एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है। तो हमने यूएसए के सामने घुटने नहीं टेके, तो यूएसए ने हम पे 50% का प्रतिबंध लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, अब उसको इंक्रीज करके वो कितना बोल रहा है, 500% करने की बात कर रहा है। इसके बाद जो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या बोला है कि अप्रैल तक तो हमारा, अप्रैल 2026 तक तो हम चाबार पोर्ट को यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेगोशिएट करेंगे अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे को दिखता है कि जो चाबार पोर्ट है वो नॉन नेगोशिएबल है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चाइना को बाईपास करने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेस के लिए, रशिया के साथ एक्सेस करने के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक्सेस करने के लिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि रिसेंट ही बात चल रही है कि अमेरिका ईरान के अंदर क्या करने वाला है, सत्ता परिवर्तन करने वाला है, रेजिम चेंज करने वाला है, जिसका बेनिफिट अमेरिका को खुद को पड़ेगा, साथ ही साथ अमेरिका का जो अलायंस है, जो साथी हैं इसराइल, उनको बेनिफिट होगा। गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका की डोमिनेंस, अमेरिका खुद के यहाँ तो इतना मजबूत है ही, अब जो गल्फ कंट्रीज हैं, है ना, वहाँ पे अपनी डोमिनेंस करेगा सत्ता परिवर्तन करके, ठीक है। वहाँ पे, अच्छा आपने कभी सोचा कि वेनेजुला पे ही क्यों अटैक करा उसने, और ईरान पे ही क्यों घुस रहा है, क्योंकि एनर्जी अमेरिका को चाहिए, क्रूड ऑयल्स अमेरिका को चाहिए, कि जो ये मिनरल्स, अब यूक्रेन से उसने मिनरल्स ले लिए, वेनेजुला में ऑयल का भंडार है, ईरान में ऑयल है, तो अमेरिका की नज़र इन सब चीज़ों पे रहती है। अमेरिका को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, दैट इज ट्रेड, दैट इज कैपिटल इकोनॉमी, दैट इज पैसा, और किसी से उसको कुछ मतलब नहीं है। तो ईरान में उसको इसलिए इन्वॉल्व होना है, ऐसा नहीं कि ईरान में भला चाहता है वो, ईरान में इसलिए इन्वॉल्व होना चाहता है ताकि वहाँ के ऑयल को एक्सेस कर सकते, सेम जैसे उसने वेनेजुला में किया है। एक्सक्यूज मी। अब इंडिया फंस गया है कि वो पार्टनरशिप करे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करे, ये दो डिलेमा में फंस गया है। हम यूएस के साथ अपने संबंध को देखें, या फिर हम वो देखें जो हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। जाहिर सी बात है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ ज़्यादा जाएगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम यूएस को बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि यूएस के अंदर हमारा बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा है, यूएस के साथ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है। ईरान के अंदर अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है, वहाँ की महंगाई, वहाँ का हाइपर इन्फ्लेशन सबसे प्रमुख कारण है वहाँ का, ठीक है। वहाँ की जो करेंसी है वो कंटिन्यूस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिस तरीके से अभी रुपया भी कंटिन्यू गिरता जा रहा है, 91 रुपये हो गया है, सेम वहीं पे जो ईरान की करेंसी, ईरानी रियाल, वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बट आपने कभी सोचा कि एक्सक्यूज मी, कि ईरान और यूएसए के संबंध इतने खराब क्यों हुए, क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात, ईरान वो कंट्री है जो यूएसए को गल्फ जगह पे आने चाहता नहीं है, ईरान ही वो है जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, बोलता है अरे नहीं यूएस की एंट्री मत करो गल्फ कंट्रीज में, ठीक है। यूएस को अगर एंट्री बंद करता, तो यूएस के अकॉर्डिंग तो लगता है कि ईरान क्या है, हमारे लिए खतरा है, ठीक है। और ईरान ने हमेशा बोला है कि मेरे को यूएस चाहिए ही नहीं यहाँ पे। और अगर आप सोचें तो आपको पता होगा, अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूँ तो दो सबसे बड़ी पावर दिखती है, एक ईरान और एक सऊदी अरेबिया। ईरान जहाँ पे क्या है, सिया मुस्लिम्स है, क्या है जहाँ पे सिया मुस्लिम्स है, वहीं सऊदी जहाँ पे क्या है, सुन्नी मुस्लिम्स है। तो ये हमेशा से ही रहा है कि कौन
सी कंट्री, ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, क्या बोला मैंने, इस्लामिक वर्ल्ड है, कौन सी कंट्री इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेगी, मतलब कौन सी कंट्री मुस्लिम पॉपुलेशन को लीड करने वाली है, सिंपल सा, सऊदी जो एक सुन्नी है, या ईरान जो कि एक शिया है। तो सऊदी और ईरान के संबंध भी खराब रहते हैं। इवन आपको पता होगा ईरान और इजराइल के संबंध भी खराब रहते हैं। और सऊदी बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का। वो ये था ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। वहीं इजराइल और यूएसए के संबंध भी अच्छे हैं। तो कॉमन फ्रेंड एनिमी कौन है इनका, ईरान। ईरान का कॉमन एनिमी है, तो इसलिए दोस्त बन गए सऊदी, यूएसए और इजराइल। ठीक है। आपको पता होगा यूएसए का एक डीप स्टेट करे कंसेप्ट चलता है, जहां पे यूएसए डायरेक्टली किसी कंट्री में इन्वॉल्व नहीं होता, पर इनडायरेक्टली क्या करता है, वहां पे सत्ता परिवर्तन कराता है, चाहे वो वेनेजुला हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अपना क्यूबा हो, ठीक है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज हो। डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इनडायरेक्टली वहाँ कंट्रीज में इन्वॉल्व होता है, वहां पे क्या करवाता है, प्रोटेस्ट करवाता है, दंगे फसाद करवाता है, और वहां पे सत्ता परिवर्तन करता है और अपनी मनपसंद सत्ता लेके आता है वहां पे। ये डीप स्टेट करता है। ठीक है। अब यूएसए को डर था कि जो ईरान है वो क्या बन जाए, न्यूक्लियर कंट्री ना बन जाए, क्या बन जाए, न्यूक्लियर कंट्री ना बन जाए। ठीक है। इसलिए यूएसए ने क्या करा 2015 में, जो यूएनएससी की 5 परमानेंट कंट्री है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इनके साथ एक कंट्री और एक्स्ट्रा आई थी, दैट इज जर्मनी। एक कंट्री और कौन आई थी, दैट इज जर्मनी। तो टोटल ये 6 कंट्री, साथ तो ईरान, इन्होंने एक कॉपरेशन किया जिसका नाम क्या था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, जिसके अंदर ईरान ने बोला कि मैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाऊंगा, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा, बदले में आप मुझ पे किसी भी तरह का सैंक्शंस मत लगाओ, सैंक्शंस नहीं लगाओगे तो मैं व्यापार कर पाऊंगा यूरोप के साथ, बाकी एशियन कंट्रीज के साथ, और मैं अपनी अच्छी से इकोनॉमी चला पाऊंगा। ठीक है। ये पूरा अच्छा सब कुछ बढ़िया कहानी चल रही 2015 से। फिर 2018 में फिर ये ट्रम्प साहब यूनिलैटरली, बिना किसी की परमिशन के, वो 6 कंट्री बिना परमिशन के अकेले ही खुद क्या बोलते हैं कि जो ये एक्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और अब मैं ईरान पे वापस क्या लगाऊंगा, प्रतिबंध लगाऊंगा। ईरान ने बोला मैं तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद कर दिया, और अब तुम फिर बोल रहे हो कि मैं तुम पे सैंक्शंस लगाऊंगा। तो ईरान बोलता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाऊंगा। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो उसका नुकसान किसको होगा, इसराइल को, सऊदी को। ठीक है, क्योंकि ईरान भी एक क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा। सारा दूर से बैठ के इसका एडवांटेज लेता है चाइना। चाइना बोलता है अमेरिका और लड़ो, सबसे और लड़ो, सबसे और लड़ो, सब पे और सैंक्शन लगाओ। सब पे अमेरिका सैंक्शन लगाता है, चाइना जाता है और क्या बोलता है, कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सिर्फ अमेरिका से दुनिया थोड़ी चलती है, आज चाइना भी बहुत बड़ा व्यापार करता है। चाइना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब है। तो अब क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि आपसे जो आपका ऑयल है ना, ईरानियन ऑयल, उसको हम बाय करेंगे बहुत चीप रेट में, करेंगे, हम बाय करेंगे चीप रेट। और इसको बोलता है चाइना ब्लैंक चेकबुक पॉलिसी। मतलब इसमें क्या होता है कि चाइना उस कंट्री को इतना लोन देता है, इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, जिसमें चाइना को पता है कि चुका नहीं पाएगा। और बदले में फिर अगर वो चुका नहीं पाता तो उसके पोर्ट्स ले लेता है, उसका इंफ्रा उठा लेता है, उसका एनर्जी उठा लेता है। अफ्रीकन कंट्रीज को तो चाइना ने बर्बाद ही कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जिबूती का नाम सुना होगा, इसका नाम सुना है, जिबूती। जिबूती एक अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे चाइना ने ये देखने को मिला है। इवन आपने श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट देखा होगा, श्रीलंका को इतना लोन दे दिया कि श्रीलंका कभी चुका ही नहीं पाया। तो ऐसे देखा आपने कि ना कैसे अमेरिका के सैंक्शंस से, अमेरिका का एक एक्ट है, इसका नाम है काटसा, काटसा एक्ट। जैसे ये अमेरिका की पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसमें ये होता है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ, चाइना के साथ, सॉरी रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और अपना ईरान के साथ ट्रेड करता हुआ पाया गया, तो हम उस पर क्या लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे।
प्रतिबंध लगाएंगे हम। प्रतिबंध मतलब कि आपने रशिया के साथ ट्रेड करी तो हम आप पे प्रतिबंध लगा देंगे, कोई कंट्री आपके साथ भी ट्रेड नहीं कर पाएगी। यही कारण था कि 2018 में हमने ईरान से ऑयल लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।